दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण और आज 6 सितंबर 2020 यानी कि रविवार, फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आप लोगों को जोड़ने आया हूँ। आज कई सालों के बाद भोला के पिताजी आज भोला को कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रहे थे। कहानी एक कारीगर की थी, जहाँ पर उस कारीगर की वफादारी उसकी कारीगरी के तरह ही बहुत बढ़िया थी। उसका हाथ जहाँ पर भी लगता, जिस घर में भी लग जाता, वो घर बहुत सुंदर बन जाता। उसकी काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी वफादार, अपने नियम पे चलने वाला इंसान, एक हुनर का मालिक और अपने मालिक के दिल का चहीता, ऐसा कारीगर था। उसके मालिक उससे बहुत प्यार करते थे। सिर्फ उसकी कारीगरी उसका एक गुण नहीं थे, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, बहुत सारे उसमें गुण थे। समय निकलता गया और 25 साल निकल चुके थे। देखते देखते वो दिन भी आ गया जब रिटायरमेंट का समय आने वाला था। आखिरी का एक महीना बचा था बस। अब कारीगर एक एक दिन गिनने लगा। दिन में काम करते करते ये सोचता कि इसी कंपनी के अंदर मैंने 25-26 साल यानी कि अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है, और अब यहाँ से छूटूंगा तो गांव जाऊंगा, वहां पे अपने लिए घर बनाऊंगा, अपने नाती पोतों के साथ खेलूंगा। अब अपने लिए घर बनाऊंगा। कुछ ही दिन बचे थे आखिरी का एक महीना खत्म होने में। मालिक ने एक दिन सुबह सुबह बुलाया और कहा कि भाई एक नया ग्राहक आया है और उसने विशेष रूप से ये डिमांड रखी है कि उसका ये घर आप ही बनाए। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन ये मेरी तुमसे प्रार्थना है कि 1-1.5 महीने की बात है। जहाँ इतना साल तुमने हमारे साथ काम किया, तो 1-1.5 साल यानी कि 1-1.5 महीना और नहीं कर पाओगे क्या? कारीगर ने बड़े मन से, बेमन से मैं कहूँगा, बड़े बेमन से उसने हाँ कही कि वो मालिक को ना नहीं कह सकता था। अब तो इंतजार लंबा हो चुका था। अगले दिन से कारीगर ने अपना उस घर पे काम शुरू कर दिया। हर सारा दिन काम करता और दिमाग तो बस गांव में था, मन तो गांव में था, दिल तो गांव में था। छोटे कारीगर जब आके बोलते कि साहब मुझे लगता है कि ये सेटिंग ठीक नहीं हुई है, तो वो कहता नहीं ठीक है, मुझे तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। कहीं ना कहीं उसके आत्मा के अंदर ये बात था, ये बोध था उसे कि वो जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है, लेकिन अब उसे जल्दी थी। मेरा काम खत्म हो चुका है इस कंपनी के अंदर, अब मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी जिंदगी का हिस्सा दे रहा हूँ, ऐसी सोच थी। देखते देखते 1-1.5 महीना भी निकल गया, मकान तैयार हो गया। मकान तैयार होने के बाद जब उसे कारीगर ने देखा तो वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेकार काम था। मालिक आए, मालिक ने देखा तो मालिक ने कहा कि चलिए आपने अपना आखिरी काम भी पूरा किया, कल आइए और अपना अकाउंट सेटल कर लीजिए, और आप तो गांव जाने की तैयारी में हैं। उसने कहा हाँ साहब, अब गांव जाना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह का समय था, मालिक बैठे हुए थे। जब वो ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने कहा कि ऐसा है कि कुछ कमियां निकली हैं उस घर के अंदर, मैं चाहता हूँ आप एक बार उसे देख लें। दोनों जो थे साइट में जब पहुंचे तो मालिक ने कहा कि तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि ये ग्राहक कौन था? कारीगर बेचारा हंस के मासूमियत से वो कहा कि साहब मैंने तो जिंदगी भर ग्राहकों के सपनों को पूरा किया है, आज तक कभी किसी ग्राहक का नाम ही नहीं जानने की कोशिश की। मुझे क्या फर्क पड़ता है साहब, कोई भी ग्राहक हो। बोले चलिए ये भी ठीक है। मालिक ने धीरे से अपने जेब में हाथ डाला, चाबी निकाली और बोला कि ऐसा है कि हम हर चीज़ आपको पैसे से वापस नहीं कर सकते। 25 साल, 25 या 26 साल आपने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल हमारी कंपनी को दिया, जिसकी वजह से आज कंपनी इधर तक आई है, पहुंची है। मैं दिल से चाहता था कि आपको एक मकान में दूं, और ये मकान आपका ही है। ये सारांश सुनते ही भोला, जो आधा सो चुका था, एकाएक उठ के बैठ गया। उसने अपने पिता की तरफ देखा। बोले पिताजी ये क्या बात हुई? बोले बेटा
तुम समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूँ। बोले हाँ, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई कि जिस इंसान ने ज़िंदगी भर दूसरों का घर इतना अच्छा बनाया, आखिर में उसका घर खुद उसने ऐसा बना लिया। बोले ये ऐसा तब होता है जब इंसान अपने काम को, हाथ में लिए हुए काम को आखिरी समय तक सही तरह से पूरा नहीं करता। इंसान को ज़रूरत है कि हाथ में लिए हुए हर काम को, कुछ भी हो जाए, एक सही अंजाम तक पहुँचाए। यही एक महान चरित्र की निशानी है। भोला समझ चुका था उसके पिताजी के कहानी का सारांश क्या है। उसने धीरे से अपने पिताजी के पैर छुए और वो चुपचाप निकल गया। बात दरअसल ये थी कि भोला को आज उसी कंपनी के अंदर 25 साल हो चुके थे और उसके जो मालिक थे, उनके घर का कोई रिश्तेदार था जो अभी-अभी कंपनी जिसने जॉइन की थी, एक बड़ी पदवी पे, और उसकी शायद भोला से पटरी नहीं खा रही थी। तो कुछ एक महीने 15-20 दिन पहले समझिए, कुछ दोनों में तू-तू मैं-मैं हो गई और उसने भोला से कहा कि आप बिल्कुल सिंसियर नहीं। ये बात इतनी बुरी लगी भोला को कि भोला ने उठा के अपना रेज़िग्नेशन दे दिया। आज आखिरी दिन था भोला का, नोटिस पीरियड का। भोला जब ऑफ़िस पहुँचा तो उसके मालिक वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भोला आप बैठिए, मैं अभी वासुकेश को भी बुला लेता हूँ। भोला ने कहा कि सर उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी काफ़ी तू-तू मैं-मैं हो चुकी है। मालिक ने कहा कि बेटा ये फैसला तुम्हारा नहीं, ये फैसला मेरा है। उन्होंने बुलाया और कहा कि वासु, एनीवे आज भोला का आखिरी दिन है, तो हमने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया है और भोला ये दूसरा लिफाफा है, खोल के देख लीजिए। भोला ने जब उस लेटर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें उठा के अपने मालिक की तरफ देखा। उसने कहा कि सर ये क्या, मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या है। बोले कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, अब इस कंपनी में आप नहीं रहेंगे और मैं आपको अपनी दूसरी कंपनी, जो इस कंपनी से काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे आपको डायरेक्टर बना के भेज रहा हूँ, जो यहाँ के ओहदे से आपका बहुत बड़ा ओहदा होगा और यहाँ की सैलरी से कम 3 गुनी सैलरी मैं आपको वहाँ दूंगा। और जहाँ तक रहा वासु तुम्हारा सवाल, तुम्हें बहुत ज़रूरी है समझना कि सिंसियर और अनसिंसियर लोगों के साथ काम करने में अंतर होता है। अगर ये लड़का अनसिंसियर होता तो ये अपने नोटिस पीरियड के अंदर, जैसे दूसरे लोग करते हैं, अब अपने मन से काम नहीं करता, लेकिन इसने अपनी सिंसियरिटी का प्रदर्शन दिया। आखिरी दिन तक, अपने नोटिस पीरियड के आखिरी दिन तक काम करता रहा, मेहनत से काम करता रहा, वैसे ही जैसे कि इसने यहाँ पर 25 साल निकाले। आई होप वासु, आई होप यू अंडरस्टैंड। वासु का मूल अटक चुका था और वो केबिन से उठ के चला गया। भोला ने धीरे से अपने मालिक को देखा और कहा कि सर, मैं आपकी इन बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके बड़कपन को समझ नहीं पा रहा हूँ। मालिक ने कहा कि इसमें बड़कपन नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रोग होता है, डिजीज? बोले हाँ। कहाँ पे होती है रोग, कहाँ पे होता है ये रोग? बोले हमारे शरीर में। और बोले दवाई जो होती है वो कहाँ पे होती है, औषधि जो उगती है वो कहाँ पे उगती है? भोला ने कहा वो तो जंगल में उगती है, कहीं पहाड़ों पे उगती है। बोले मजे की बात यही है, जो अपने होते हैं, अंदर होते हैं, वो कई बार इंसान को डुबा देते हैं और कई बार जो लोग बाहर के होते हैं वही इंसान को तकलीफ से बाहर निकालते हैं। भोला बिल्कुल स्तब्ध था। घर पे आया, उसने अपने पिताजी के पैर छुए और पिताजी को गले से लगाया और धीरे से कहा, पापा, आज भी आपकी कहानियां मेरी जिंदगी को नए आयाम, नए मोड़ दे रही है, नई कामयाबियां दिला रही है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में, मैंने भी अपने ज़िंदगी में विशेष रूप से देखा कि हम कई बार जब हम अपने प्रोफेशनल वर्क एरिया की बात करते हैं, हाथ में लिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाते और कई बार उसमें मन नहीं लगता, ठीक से उसे करते नहीं। तो सिंसेरिटी का अर्थ क्या है? जो विचार हमें हमारे काम से दूर करते हैं, आखिरी दम तक उसको सही नहीं करने की प्रेरणा देते हैं,
मुझे लगता है ये रोगी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों को विशेष रूप से इस कहानी का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सिंसियरिटी एक सबसे बड़ा गुण है। अगर ज़िंदगी में आपके चरित्र में सिंसियरिटी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके कामयाबी को आपसे दूर कोई कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण, और हम फिर मिलेंगे अगले संडे को। अगर यदि आप लोग में से कोई भी तकलीफ़ में है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है और आप मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं, तो कृपया करके 9420494205 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जो भी कुछ थोड़ी बहुत क्षमता है, उसके अंदर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय महादेव, जय भोलेनाथ। मिलेंगे अगले रविवार को। धन्यवाद।